हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बात करेंगे नीट एग्जाम के क्रैश कोर्स। ठीक है, इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वन बाय वन करके बात करेंगे। अभी जो हमने टॉपिक डिसाइड किया है उसका नाम है न्यूक्लियाई। ठीक है, एंड ये कंसेप्टुअल टॉपिक है, इसमें कोई रटने वाला कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बढ़िया से पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ पीवाई की प्रॉब्लम पर वन बाय वन करके अपन डिस्कस करते हैं, जिस तरह से पहले नीट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इस बार भी है, तो उन पर अपन बात करते हैं। ठीक है, पहले कंसेप्ट पर, फिर पीवाई की प्रॉब्लम, ये दोनों साथ साथ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला। कोई भी न्यूक्लियस होता है तो उस न्यूक्लियस में एक, बाय द वे ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस को मैंने जूम करके बड़ा बना लिया। तो इसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है। एन न्यूट्रॉन भी है तो न्यूट्रॉन ये हो गया। ठीक है, ये न्यूट्रॉन हो गए। अब ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। पहला टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स, ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, ये इक्वल होगा। ठीक है, एंड ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एंड ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर का होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर दोनों तरह का होता है। ठीक है, एंड ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, एंड इसकी जो रेंज होती है, रेंज अप्रॉक्सीमेट 10 पावर माइनस का 15 मीटर के राउंड ऑफ में होती है। ये न्यूक्लियर फोर्स है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। एंड अगर इसका अपन ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, ये ग्राफ अगर बनाते हैं तो ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा। तो इस रीजन, ये वाली जो है ना, इसकी मीन वैल्यू है। दो नेबरिंग न्यूक्लियस के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो आर नॉट है। ठीक है, एंड आर नॉट की जो वैल्यू होती है 0.8 फेप्टोमीटर के राउंड ऑफ में होती है। मेरा मतलब 0.8 इंटू 10 पावर माइनस का 15 मीटर। दो नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिकॉज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज अ फैमिली मेंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये लॉजिक ध्यान रखना है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी है, रिपल्सिव नेचर का, डिपेंड करता है कि उनके बीच की सिचुएशन क्या है। ठीक है, एंड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है ये वाली, ये 0.8 फेप्टोमीटर के राउंड ऑफ में है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक न्यूक्लियॉन्स पर। सेकेंड टॉपिक है न्यूक्लियॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे तुम। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखना, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड होंगे, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड। ये लॉजिक ध्यान रखना है, किसी भी न्यूक्लियस को लिखोगे तो जेड एक्स ए लिखोगे, एंड यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर लिखोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, जेड के इक्वल, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए। एंड न्यूक्लियॉन्स का मतलब ए का मतलब जेड प्लस एन, ये ध्यान रखना। ये टोटल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। ध्यान रखना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स
नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। यहां से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू एटॉमिक वेट, किसी भी न्यूक्लियस का एटम्स का जितना एटॉमिक वेट है उसके इक्वल। तो ये लॉजिक ध्यान रखना, ठीक है। बाय द वे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। एग्जाम्पल बाय द वे अपने पास है 11 सोडियम 23 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 11 है, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो है 23 माइनस 11, ठीक है, मतलब 12 हो गए, ये 12 हो गए, मतलब एटॉमिक वेट कितना है, जितना 23 है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज एंड रेडियस। ना 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 ना, ठीक है। ठीक है, साइज एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की रेडियस क्या है, तो ध्यान रखना है कि किसी भी न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उसकी रेडियस उतनी ज़्यादा होगी। ऐसा समझो किसी भी बैलून में जितनी ज़्यादा एयर भरोगे उस बैलून की रेडियस उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी, ये ध्यान रखना है। जैसे हाइड्रोजन वाले में सिर्फ एक न्यूक्लियस है प्रोटॉन, हीलियम वाले में 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी रेडियस भी बढ़ रही है। तो ध्यान रखना है इसकी रेडियस का फार्मूला R इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3, ठीक है। इसके डेरिवेशन पर नहीं जाना है बिकॉज ये क्विक रिवीजन है, तो अपन केवल फार्मूला अपन देखेंगे, ये ध्यान रखना है। एंड आर नॉट क्या है, आर नॉट है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ठीक है। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस की रेडियस है, इसकी वैल्यू है 1.2 फेप्टोमीटर, मेरा मतलब 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर, ये 15 मीटर हो गई। अब इसके पीवाई की क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैं स्टार बना देता हूं। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इज 189 स्प्लिट इनटू न्यूक्लियाई, ठीक है। एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 189 है और वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है 2 न्यूक्लियस में। एंड उन दोनों न्यूक्लियस के जो मास नंबर अपने गिवन है वो 125 एंड 64 है। द रेशियो वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एक अपने पास ये फादर न्यूक्लियस है, ठीक, ये है फादर न्यूक्लियस, ठीक है, फादर 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 न्यूक्लियस। एंड ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो गया तो एक ये डॉटर न्यूक्लियाई बना, एक ये डॉटर न्यूक्लियाई बना, समझ गए, ठीक, ये दोनों बने। इन दोनों की इसका जो मास नंबर है वो है 64 ए, एंड इसका जो मास नंबर है इसका है 125 है। इसका मास नंबर अपने गिवन था 189। अपने को बताना है इन दोनों की रेडियस का रेशियो, इसकी रेडियस बाय द वे R1 है एंड इसकी रेडियस बाय द वे R2 है। अपने को बताना है रेशियो ऑफ द R1 एंड R2, समझ गए। ये इसका एटॉमिक वेट हो गए A1 एंड ये इसका एटॉमिक वेट हो गए A2। अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉजिक समझ गए ना, इसकी रेडियस कुछ ना कुछ होगी एंड इस न्यूक्लियस की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉजिक समझ गए कि ये जो मेन न्यूक्लियस है ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया।
डिवाइड हो गया। तो फार्मूला अपने पास है, फार्मूला आर मीन रेडियस इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3। अब आर नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इधर हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू A1 डिवाइड बाई A2 पावर होल पावर 1/3। अब इसे सॉल्व करो भाई, R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू A1 कितना है अपने पास, A1 वैल्यू है अपने पास 64 डिवाइड बाई इधर है 125, ये हो गया, एंड इधर हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R2, इस पे पावर 1/3 है। अब इसका क्यूब करना है तो ऊपर से हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, बिकॉज 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब का मतलब 64 है, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई 4 तो ये हो जाएगा 64, मेरा मतलब 4 डिवाइड बाई 5 ये आ जाएगा, मेरा मतलब R1 रेशियो R2 की वैल्यू आ जाएगी 4:5, ठीक है। तो ये लॉजिक है, इस तरह के कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है। चलो आगे अपन बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम इज 3.6 फर्मी, अप्रोक्सीमेट द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ। क्वेश्चन नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन इसी तरह से रिलेटेड है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक एल्यूमिनियम न्यूक्लियस है, इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है, इसकी रेडियस सपोज दैट मैं R1 लिख देता हूँ या R एल्यूमिनियम लिख देता हूँ, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू अपने को अप्रॉक्सीमेट गिवन है कितना, 3.6 फर्मी मीन फेप्टोमीटर। एंड दूसरा न्यूक्लियस है ये इस तरह का, ठीक है, कॉपर का, इसकी रेडियस अपने पास RCU, ये अपने को कैलकुलेट करना है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का वो 27 होता है, 27, इसका एटॉमिक नंबर 27, इसका है 64, ठीक है, वो अपने को कैलकुलेट करना है। अब देखो जरा, यहाँ से फार्मूला वही यूज करेंगे R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू A1 डिवाइड बाई A2 पावर होल पावर 1/3। अब R एल्यूमिनियम डिवाइड बाई R कॉपर इक्वल टू A एल्यूमिनियम डिवाइड बाई A कॉपर, ठीक है, इस पे पावर 1/3। यहाँ पर एल्यूमिनियम की वैल्यू जो रेडियस की है वो 3.6 फर्मी है फेप्टोमीटर, डिवाइड बाई R कॉपर अपने को कैलकुलेट करना है, एल्यूमिनियम 27 डिवाइड बाई 64 पावर 1/3। अब इसका क्यूब कर लेंगे तो 3.6 फर्मी डिवाइड बाई R कॉपर इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 डिवाइड बाई 4, एंड यहाँ से R कॉपर तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये लॉजिक है, एक कंसेप्ट है, इस टाइप के कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 न्यूक्लियस है एंड एक न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एंड उनकी दो वेलोसिटी का रेशियो है 2:1 है। एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, PYQ क्वेश्चन। एक न्यूक्लियस है, ये एक लार्ज न्यूक्लियस है, एंड लार्ज जो न्यूक्लियस है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये पार्ट बन गया, एक ये पार्ट बन गया, ठीक, ये डिवाइड हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों की वेलोसिटी का जो रेशियो है, इसकी वेलोसिटी बाय द वे V1 है एंड इसकी वेलोसिटी V2 है, तो V1 रेशियो V2 अपने को पता है 2/1, ये अपने को मालूम है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। इसकी रेडियस बाय द वे R1 है एंड इसकी रेडियस बाय द वे R2 है, तो इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा, R1 रेशियो R2 क्या होगा। देखो जरा, सुनो भाई, अपन इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अपने को पता है मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो मेरा मतलब इनिशियल मोमेंटम तो 0 है बिकॉज ये तो रेस्ट पर है एंड ये अचानक स्प्लिट होता है, ठीक है,
एंड इधर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि इसके दो पार्ट आ गए ना, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक। तो इधर हो जाएगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2 मॉड ऑफ के फॉर्म में। इधर हो जाएगा v1 डिवाइड बाई v2 इक्वल टू m2 डिवाइड बाई m1। अब m2 बाई m1 तो अपने को पता नहीं, अपने को तो वेलोसिटी का रेशियो पता है, तो इसके इक्वल में अपन एक और फार्मूला लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, तो m2 सेकेंड जो न्यूक्लियस है उसका मास हो गया, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, वॉल्यूम क्या लिखोगे 4/3 पाई r क्यूब। तो इसकी रेडियस अपन ने r1 लिखी, क्योंकि ये सेकेंड है तो इसको अपन 2 लिखेंगे क्यूब, और मल्टीप्लाई डेंसिटी, समझ गए, डेंसिटी तो कॉमन रहेगी, सेम है। एंड फर्स्ट का जो मास लिखोगे 4/3 पाई r1 क्यूब मल्टीप्लाई रो। एंड देखो रो से रो तो कैंसिल आउट हो गए, 4/3 4 बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा v1 रेशियो v2 इक्वल टू m2 डिवाइड बाई m1 इक्वल टू इधर हो जाएगा r2 डिवाइड बाई r1 का क्यूब हो गया। ये बात समझ गए। अब देखो अपने को ये दोनों इक्वल कर सकते हैं, मेरा मतलब r2 डिवाइड बाई r1 इक्वल टू ये क्यूब है, इधर हो जाएगा अपने पास हो जाएगा v1 डिवाइड बाई v2, इतनी वैल्यू हो गई। v1 बाई v2 की वैल्यू अपने पास है, ये कितना है, इसकी वैल्यू है 1/2, ओह 2/1 है, इसकी वैल्यू 2/1, v1 रेशियो v2 2/1 है, तो इधर हो जाएगा r2 डिवाइड बाई r1 इक्वल टू 2 पावर 1/3, मेरा मतलब r2 रेशियो r1 इक्वल टू 2 पावर 1/3 रेशियो 1। तो इस तरह के कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है, समझना है, जानना है, ये रिलेशन है, ये कंसेप्ट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है तुम्हारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन का एंड रेडियस से रिलेटेड, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गए, ध्यान रखना डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज रिमेन कांस्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो ये भी तुम्हें लॉजिक ध्यान रखना है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस is always remain, ये कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, न्यूक्लियस की कांस्टेंट, ठीक। चलो आगे अपन बढ़ते हैं, अपन आगे बात करेंगे मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट एंड AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU इसे अपन 1U लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि एक प्रोटॉन का मास अप्रॉक्सीमेट 1 मैं लिखता हूँ 762 AMU, एंड एक जो न्यूट्रॉन का मास है 1.821 U एटॉमिक मास यूनिट, इतने एटॉमिक मास यूनिट है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई भी अपन न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है। एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है उसे कहते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक तो लॉजिक हो गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का, ठीक है। एंड ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो ज़्यादा होता है एज ए कंपेयर टू, ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होता है एज ए कंपेयर टू रियल मास ऑफ द न्यूक्लियस। जो रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस होता है उसकी वैल्यू थोड़ा सा कम होती है एज ए कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय द वे मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को मैंने लिख दिया m1, तो m1 इक्वल टू किसी भी अपन एटम्स को लिखते हैं ZXA एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखोगे A-Z, ठीक। तो m1 प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, तो प्रोटॉन ऐसे कितने Z, एक प्रोटॉन का मास है MP, प्लस न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, तो A-Z मल्टीप्लाई Mn, ये हो जाएगा अपने पास मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स।
एंड अगर मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, एंड ये वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करूंगा तो डेल्टा एम इक्वल टू इधर हो जाएगा अपने पास जेड मल्टीप्लाई एम पी प्लस ए माइनस जेड मल्टीप्लाई एम एन माइनस रियल मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, माइनस रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये कंसेप्ट है। तो ये अपने पास जो वैल्यू मिलेगी वो AMU मिलेगी, वो ध्यान रखना है, इन AMU, मेरा मतलब U एटॉमिक मास यूनिट, एंड 1 AMU में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg होते हैं। एंड ध्यान रखना जब AMU में कन्वर्ट करोगे 1 AMU में, ध्यान रखना है 931.5 डिवाइड बाई C स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, ये ध्यान रखना है। अब आपको जब कैलकुलेट करना है मास डिफेक्ट तो ये मिल गया, आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी ध्यान रखना है आपको, बाइंडिंग एनर्जी का लॉजिक क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कोई भी न्यूक्लियस है, यहां पर कोई न्यूक्लियस है और यहां पर ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिस एनर्जी के साथ ये कनेक्टेड है उस एनर्जी को अपन बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं, राइट। बंधन प्यार का बंधन, ये बंधे हुए हैं भाई। तो जिस एनर्जी के साथ ये कनेक्टेड है उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। एंड बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई C स्क्वायर फ्रॉम मास एनर्जी रिलेशन ऑफ आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन फार्मूले से। एंड ध्यान रखना है तुमको ये लॉजिक, ये फार्मूला C स्क्वायर की वैल्यू नहीं पुट करना है। C की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट करोगे दिन भर लग जाएगा। तो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें कोपचे में समझाता हूँ कि यहाँ पर डेल्टा एम की वैल्यू तुम ये पुट कर दोगे, डेल्टा एम की वैल्यू तुम्हें मिलेगी AMU मिलेगी, उसी वैल्यू में तुम्हें इससे मल्टीप्लाई करा देना है, समझ गए। तो फाइनली मैं समझा देता हूँ, डेल्टा एम की वैल्यू मिल जाएगी तो डेल्टा E इक्वल टू इधर डेल्टा एम की वैल्यू AMU मिलेगी तो इसमें 931 से मल्टीप्लाई करा देना है, मेरा मतलब डेल्टा एम मल्टीप्लाई C स्क्वायर पहले से था, ये AMU में मिलेगा तो इधर हो जाएगा 931.5 डिवाइड बाई C स्क्वायर, यहाँ C स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931.5। बस तुम्हें सिर्फ ये फार्मूला ध्यान रखना है, जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो आएगी डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, तुम्हें ये फार्मूला ही नहीं यूज करना है, तुम्हें इसका यूज ही नहीं करना है, तुम्हें तो सिर्फ ये देखना है कि जो मास डिफेक्ट की वैल्यू आ रही है उसमें तुम 931.5 से मल्टीप्लाई करा दो, वो तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी मिल गई, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। ये ध्यान रखना, ये जो बाइंडिंग एनर्जी आई है ये टोटल आई है, टोटल वैल्यू आई है। अब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो अगर पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो बाय द वे किसी भी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं, एक इक्वल उसके एटॉमिक वेट के इक्वल। तो ध्यान रखना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स डेल्टा EB, और वो भी पर न्यूक्लियॉन्स इक्वल टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी आई है इसी में से एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट से डिवाइडेशन कर लेना है। तो डेल्टा EB इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी, डेल्टा M, ठीक है, मल्टीप्लाई 931.5 डिवाइड बाई A, ये हो जाएगा अपने पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हें बाद में कोई लफड़े वाला फार्मूला नहीं समझना है, सिर्फ यही समझना है। ये तो हो गई अपने पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई A मीन एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर। एंड इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा ग्राफ बन जाता है। मैक्सिमम जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है आयरन की, Fe की। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर हीलियम है, ऐसे करके अलग अलग, ये सर इधर की तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इधर है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, पर न्यूक्लियॉन्स इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये कंसेप्ट है, ये ग्राफ है अपना। इसी तरह से न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है अपना रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव फिनोमेना क्या होता है, इसमें एक न्यूक्लियस है किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड होता है, टूटता है, जिसमें अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं रेडियो एक्टिव कहते हैं, ठीक है। इसमें अपन बात करेंगे हाफ लाइफ पर, ठीक है। मेन जो कंसेप्ट आता है वो आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, अभी वो बाय द वे इतने ग्राम का है, 100 ग्राम का है कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल, एंड इसका डीके हो रहा है, ठीक है। डीके का मतलब मेल्ट हो रहा है, जैसे बर्फ मेल्ट होके, आइस मेल्ट होके पानी बनती है, ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल मेल्ट हो रहा है, डीके हो रहा है, एंड कुछ समय के बाद ये मटेरियल बचेगा अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ, मेरा मतलब 50 ग्राम बचेगा। तो 100 ग्राम से 50 ग्राम तक होने में जितना टाइम लग जाएगा उस टाइम को अपन इसकी हाफ लाइफ कहेंगे, समझ गए। एंड हाफ लाइफ को अपन प्रेजेंट करेंगे टी हाफ से। फार्मूला तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टी हाफ मीन हाफ लाइफ 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। ये फार्मूला ध्यान रखना, 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। लेमडा है डीके कांस्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये लॉजिक ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। एंड फार्मूला ध्यान रखना, n इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, ई की पावर n इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n, ठीक है। अब n क्या है, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का लॉजिक क्या हो गया, जैसे बाय द वे अपने पास मटेरियल है 1000 ग्राम का, ठीक है भाई। डीके होगा, कुछ समय के बाद ये 500 ग्राम बचेगा, फिर और डीके होगा, फिर ये 250 ग्राम बचेगा। तो देखो ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई, ये सेकेंड हाफ लाइफ हो गई। इसी तरह से 250 से 125 होगा, फिर 125 का हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ। तो ये हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा उसे कहते हैं डीके टाइम। तो ध्यान रखना है डीके टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, ठीक। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, वो तुम्हें समझना है, ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, ये बाइंडिंग एनर्जी का लॉजिक हो गया। एंड तुम्हें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला समझा देता हूं। जैसे फ्यूजन रेट लिखना है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, फ्यूजन रेट लिखना है, तो फ्यूजन रेट का मतलब फ्यूजन रेट इक्वल टू, ये तुम्हें लिखना है टोटल पावर डिवाइड बाई एनर्जी पर फ्यूजन, एनर्जी पर फ्यूजन, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं लेकिन बड़े काम के हैं। तो ये पूरे टॉपिक में अपन ने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया, जिसमें से अपन ने साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस है, ठीक है, मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी है, इस लॉजिक पर अपन ने बात की, ठीक है।